सुरेमन की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक अजीब सी बेचैनी थी मुझे। मैं गांव से दूर अपने माँ बाप को छोड़कर शहर में पढ़ाई करने के लिए आई थी। मैंने पीजी में एडमिशन लिया था। हॉस्टल में कमरा ना मिल पाने की वजह से मैंने प्राइवेट रूम लेकर रहना शुरू किया। मेरे साथ मेरी रूममेट प्राची भी थी। प्राची ने मुझसे कहा, तोसी हमें रूम चेंज कर देना चाहिए। मैंने कहा, क्यों? वो बोली, मेरे सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि रूम नंबर 13 शुभ नहीं होता है। मैंने झल्ला कर पूछा, अशुभ क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? प्राची बोली, हुआ तो अभी तक कुछ नहीं, तो क्या इंतज़ार करना पड़ेगा कि कुछ हो तभी हम रूम चेंज करें? मैंने चिढ़कर कहा, तुम्हें अगर चेंज करना हो तो कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उस दिन प्राची पूरे दिन कुछ खिंची खिंची सी रही मुझसे। शाम को मैं कॉफ़ी लेकर उसके पास बैठी। उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया। मैंने उसे इत्मीनान से समझाने की कोशिश की। मैंने कहा, देख प्राची, हमें इस रूम में कोई दिक्कत नहीं। तुझे हुई अभी तक? कोई बुरे सपने आए? प्राची बोली, नहीं। और किसी भी तरह की दिक्कत है तुम्हें? मैंने पूछा। प्राची फिर बोली, नहीं यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा, तो फिर किसी की सुनी सुनाई बातों को सच मानकर तुम क्यों अच्छा भला कमरा छोड़ रही हो? कहाँ मिलेगा इतना सस्ता? प्राची बोली, हाँ यार, वो तो सही है। कितने कमरे हम लोगों ने देखे थे, पर उनका रेंट बहुत ज़्यादा था। पर ये कमरा इतने सस्ते में क्यों मिल गया हमें? मैंने समझाया उसे, तेरी तरह लोग इस कमरे को लेना नहीं चाहते, इसीलिए ये खाली पड़ा रहता होगा। इसलिए उन्होंने सोचा चलो जितना मिल जाए उतना ही अच्छा, और हम दोनों हंस पड़े। लेकिन मेरे दिमाग में उथल पथल मची हुई थी। क्यों लोग 13 नंबर से इतना घबराते हैं? और हम खाना खा के सो गए। एक दिन प्राची कॉलेज नहीं गई, मैं अकेली ही गई। प्राची ने उस दिन कॉलेज जाने से मना कर दिया था। उसने बोला, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं घर पर ही रहूँगी। मैं कॉलेज चली गई। जब कॉलेज से घर लौटी तो देखा कमरे में किसी तरह की पूजा हो रही थी, और प्राची और उसकी 2-3 फ्रेंड्स बैठी हैं, और कोई तांत्रिक जैसा दिखने वाला बाबा बैठा है और अजीब तरह की पूजा कर रहा है। मैंने पूछा, ये सब क्या है? प्राची बोली, चुप, बोल मत, सिर्फ बैठ जा। मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। खैर पूजा खत्म हुई, वो बाबा जी चले गए। जाते जाते उन्होंने कहा, आप लोग निश्चिंत होकर रहिए, मैंने सब ठीक कर दिया है। मैंने प्राची से सबके जाने के बाद कहा, इनको किसने बुलाया था यहाँ पर? प्राची बोली, मैंने बुलाया था। मैं निश्चिंत होना चाहती थी कि इस कमरे में कुछ है या नहीं। मैंने कहा, कुछ मिला तुम्हें? वो बोली, नहीं। वो बाबा जी बोल रहे थे कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, तुम लोग आराम से रहो। हम लोग बात ही कर रहे थे कि तभी अचानक हमारा दरवाज़ा अंदर से बहुत तेज़ी से धड़ाम करके बंद हो गया। हम दोनों डर गए। कमरे की लाइट लुप लुप होने लगी। मैंने प्राची से कहा, ये बाबा क्या करके गया है? प्राची बोली, पता नहीं। मैंने तो उसे बोला था कि बस चेक कर लो, कमरा ठीक है, हम लोगों के रहने लायक है कि नहीं। तभी मेरी मेज़ पर रखी हुई चीज़ें एक एक करके गिरनी शुरू हो गई। प्राची बुरी तरह घबरा गई थी और मुझसे चिपकी हुई थी। मैंने अपने आप को मजबूत करके दोनों हाथ जोड़े और कहना शुरू किया, आप जो कोई भी हो, प्लीज़ शांत हो जाइए। आपको डिस्टर्ब करने का हमारा इरादा नहीं था। थोड़ी देर शांति छाई रही कमरे में। दरवाज़ा धीरे धीरे चर्र की आवाज़ के साथ खुल गया। सब कुछ शांत हो चुका था। प्राची बोली, मैं अब इस कमरे में नहीं रहूँगी। मैंने कहा, जब तक हम कोई नई व्यवस्था नहीं कर लेते तब तक तो हमें इस कमरे में रहना ही पड़ेगा।
प्राची बोली, मैं इस कमरे में सो नहीं पाऊंगी। मैंने प्राची से कहा, गलती तुम्हारी है, अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ये उस तांत्रिक के आने की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। हमने शायद किसी सोई हुई आत्मा को जगा दिया है। प्राची ने मुझे एक तरफ ढकेला और उठकर खड़ी हुई। उसने अपना पर्स उठाया और बोली, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। और जैसे ही दरवाजे के पास पहुँची, दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ के साथ फिर बंद हो गया। प्राची के मुंह से चीख निकल गई। मैं भी अंदर से बुरी तरह हिली हुई थी। मैंने जाकर प्राची को पकड़ा। प्राची बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगी। मैंने उसे ज़ोर से झकझोर दिया और सीने से लगाकर कहा, प्राची मैं हूँ तोसी। प्राची ने मेरी तरफ देखा और सीने से लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। प्राची बोली, तोसी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे प्लीज़ यहाँ से बाहर निकालो। मैंने उसे शांत कराने की कोशिश की। उसकी पीठ सहलाती रही और उसे दिलासा देती रही, शांत हो जाओ प्राची, सब ठीक हो जाएगा, हम ज़रूर बाहर निकलेंगे। पर मेरी समझ में खुद कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। उस दिन हमने कुछ भी नहीं खाया। मुझे भूख लगी थी। मैंने बिस्किट का पैकेट उठाया और उसी पैकेट में हम और प्राची दोनों ने खाया। हम अपने बेड पर टेक लगाकर बैठे रहे। प्राची मेरी गोद में सर रखकर लेटी रही। हम पूरी रात सो नहीं पाए। खिड़की के बाहर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत तेज आंधी आ रही है। इतनी तेज सू सू की आवाज़ आ रही थी। मैंने उठकर खिड़की खोलकर देखा, मौसम एकदम साफ था। फिर आवाज़ कहाँ से आ रही थी? मैंने मन ही मन सोचा, पर मैं अगर कुछ बोल देती तो प्राची और घबरा जाती, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। प्राची ने मुझसे पूछा, बाहर आंधी आ रही है क्या? मैंने कहा हाँ। वो बोली, आंधी को भी आज ही आना था। मैं बता नहीं पाई उसे। उस आंधी को न्योता तुमने ही दिया यहाँ आने का। अभी तक तो सब ठीक था। मैंने फिर प्राची से पूछा, तुमको यहाँ तांत्रिक लाने के लिए किसने कहा? क्या ज़रूरत थी उसे यहाँ लेकर आने की? प्राची बोली, मैंने सुना था 2-4 लोगों से कि इस कमरे में किसी लड़की की आत्मा है। मेरी सहेली ने बताया कि वो एक तांत्रिक को जानती है जो उस लड़की की आत्मा को कमरे से निकाल देगा। इसीलिए मैं तुमसे ये कमरा छोड़ने के लिए कह रही थी। मैंने कहा, लेकिन प्राची, हमें अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी ना उस लड़की से या उसकी आत्मा से, तो फिर दिक्कत क्या थी, ज़रूरत क्या थी? मैंने प्राची से फिर कहा, मैंने सुना है कि बात करने पर ये आत्माएं बात भी करती हैं। मैं उनसे पूछूं कि वो चाहती क्या है? प्राची बोली, नहीं नहीं, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मुझे डर लग रहा है बहुत। मैंने कहा, ऐसे डरने से काम नहीं चलेगा। इस समस्या का कोई ना कोई तो हल होगा, हमें वो हल ढूंढना पड़ेगा। प्राची मेरा हाथ पकड़कर बैठ गई। मैंने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा प्राची, मैं बात करूंगी उससे। और मैं बेड पर आकर बैठ गई। प्राची मेरे बगल में चिपकी हुई बैठी थी। मैंने अपने आप को शांत करने की पूरी कोशिश की। अभी भी आंधी की आवाज़ बहुत तेज आ रही थी। आधी सन्नाटे को चीरती हुई अजीब सी सूसू की आवाज़ निकाल रही थी। रह रहकर खिड़की और दरवाजे हिलने लगते थे। मैंने कहना शुरू किया, आप जो कोई भी हो, आपको हमसे कोई भी खतरा नहीं है। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करिए। एक बार तो बहुत तेज़ी से दरवाजे, खिड़कियां, मेज, कुर्सियां हिलने लगी। फिर मैंने कहा, प्लीज़ शांत हो जाइए, हमें डर लग रहा है। सब कुछ शांत हो गया। मैंने पूछा, क्या आप हमसे बात कर सकती हैं? बहुत मीठी सी आवाज़ आई, हाँ। मेरा जी धक से हो गया। प्राची ने मुझे कसकर पकड़ लिया था। मैंने पूछा, क्या हम आपको देख सकते हैं? एक हल्का सा साया नजर आया। लगा कि कोई है, लेकिन साफ कुछ नहीं था। मैंने कहा, आप इस हालत में क्यों हैं और कब से हैं? उसने बहुत मीठी सी आवाज़ में कहा, मुझे 30 साल हो गए हैं इस कमरे में कैद हुए। इस कमरे में कोई रहने नहीं आता, पर
तुम मुझे अच्छी लगी थी, तो उसी समय मैंने सोचा था कि तुम जब तक चाहोगी इस कमरे में रह सकती हो। तोसी बोली, धन्यवाद मुझे समझने के लिए। अचानक उसकी मीठी सी आवाज़ कर्कश स्वर में बदल गई और उसने कहा, पर ये लड़की दुष्ट लोगों की बातों को सच मानती है। मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। प्राची बोली, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ। वो बोली, मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगी। प्राची ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने उसे चुप कराया। मैंने प्राची से कहा, तुम चुप रहो, मैं बात कर रही हूँ। मैंने कहा, आपका नाम क्या है? उसने बोला, मेरा नाम फागुनी है। 4 लड़कों ने मुझे मेरे घर के बाहर से उठाया था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मेरी आँख खुली तो मैं इसी कमरे में थी। मेरे हाथ पैर बंधे थे, मेरे मुंह में कपड़ा भरा हुआ था। मैं चीख नहीं सकती थी और ना खुद को बचाने के लिए कुछ कर पा रही थी। जब मैं जगी तब इस कमरे में कोई नहीं था। मेरा शरीर बुरी तरह से दर्द हो रहा था। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने डर से आंख बंद कर ली। उसके बाद मुझे एक इंजेक्शन दिया उन लोगों ने। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। उसके बाद वहाँ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी आत्मा तक को छन्नी कर दिया। बेइंतहा दर्द और पीड़ा में ना मैं छटपटा सकती थी, ना चिल्ला ही सकती थी। फागुनी ने जोर सी करा के साथ कहा, जीवन और मृत्यु के बीच फंसी मैं उनके लिए खिलौना मात्र। मेरी चेतना शून्य होने लगी थी। तभी एक इंजेक्शन और दिया गया मुझे। मैं नींद में चली गई। जब आँख खुली तो दर्द जा चुका था। कोई पीड़ा, कोई तकलीफ नहीं थी मुझे। उसने कमरे के एक कोने की तरफ इशारा किया और कहा, इस जगह बैठी थी मैं, और मेरे सामने मैं छोटे छोटे टुकड़ों में मेरे वजूद के एक एक टुकड़े को उन दरिंदों के नापाक हाथों ने उठा कर सूटकेस में रखते हुए देखती रही। मैं नामो निशान मिटा चुका था मेरा। मेरे सामने मेरी आत्मा को उनके पैरों तले कुचला जा चुका था। वो दर्द आज भी महसूस कर सकती हूँ मैं। फिर उसने सिसकते हुए कहा, देखो मेरे हाथों पर इन दांतों के निशान से कितना खून टपक रहा। एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। तोसी और प्राची के ऊपर खून टपकने लगा। प्राची चीख पड़ी, उठकर भागने लगी। मैंने उठकर उसे घसीटकर अपने पास बिठाया। फागुनी बोलती ही जा रही थी, मेरे सीने की तरफ देखो, और टपक रहा खून, खून ही खून चारों तरफ। मैं चीख पड़ी। मेरे भी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मैंने हाथ जोड़कर कहा, माफ़ कर दो हमें, हम दोनों को। फागुनी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरी धड़कनें तेज हो गई थी। लग रहा था अभी तक थक कर रुक जाएगी। एकाएक सब शांत हो गया। हमारी धड़कनों की आवाज़ कानों के पर्दों को भेद रही थी। तभी खून को जमा देने वाली सर्द हवा गूंज उठी। फागुनी बोली, ये मेरा कमरा है, कमरा नंबर 13। मैंने दृढ़ होकर कहा, कल ही ये कमरा हम छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। तब तक मेरी आँख खुल गई। मैं पूरा पसीना पसीना। प्राची बोली, क्या हुआ तुझे? पता नहीं कितनी गहरी नींद में सोती हो। मैंने चारों तरफ देखा। बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं सपना देख रही थी। मेरी धड़कनें अभी भी कंट्रोल में नहीं थी। तू उठ, मैं चाय बनाती हूँ, प्राची ने कहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं खुद से बुदबुदा उठी, ये सपना था। तभी दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ के साथ बंद हो गया। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको ऐसे ही एक नई स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।